सक्षम पास शिक्षकों को दिया राजकर्मी का दर्जा पर फंसा दिया पेच। फिलहाल तमाम शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहेंगे, परंतु उनका स्थानांतरण भी होगा। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, वैसे 1,14,000 शिक्षकों को अंतिम तौर पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दी गई है और इस नियुक्ति पत्र को बड़े ही समारोह पूर्वक दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा खूब ही सुर्खियां बटोरी गईं। तो वहीं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें भी कही गई और शिक्षकों से खुश होकर पठन पाठन का कार्य मन से करने की नसीहत भी दी गई। तमाम शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षक इसलिए खुश हैं कि अब उन्हें अपने ही विद्यालय में योगदान देना होगा, उसके बाद वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने शिक्षकों को निश्चित रूप से पेंच में फंसा दिया है। उन्हें राजकर्मी तो बनाया है, परंतु आने वाले दिनों में उनके साथ ही कई और समस्याएं शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा खड़ी की जा सकती हैं। आखिर क्या कुछ समस्याएं शिक्षा विभाग द्वारा खड़ी की जा सकती हैं? इससे पहले कि हम इन तमाम बिंदुओं को चर्चा करें, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपको मालूम हो गया है कि अपने सभा के दौरान माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों के संबोधन में यह बातें कही गई कि शिक्षकों के विद्यालय आवंटन के क्रम में शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही थी। वे चिंतित महसूस कर रहे थे, जिसे हमने देखते हुए अंतिम रूप से निर्णय लिया कि जो शिक्षक जहां है वहीं रहेंगे और वह राजकारणातील और वहीं उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी सभा के दौरान बयानें दी गई थी। उन्होंने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कही कि आज के बाद से तमाम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उसके बाद उन्होंने यह भी बातें कही कि राज्य सरकार एक अलग से तिथि का निर्धारण करेगी। उस तिथि को तमाम शिक्षक विद्यालय योगदान करेंगे और विद्यालय योगदान की तिथि से उनके वेतन दे आइए, है ना। तो एसीएस की बातें सुनिए, उसके बाद हम आपको विश्लेषण करके लगातार आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से कहा कि आदेश निकाला और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और राज्य सरकार द्वारा एक तिथि की घोषणा की जाएगी, जिस तिथि को वह तमाम शिक्षक विद्यालय में योगदान कर देंगे। उस तिथि से उनका विशिष्ट शिक्षक पद से वेतन देय होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह बयानें दी गई कि जो जहां है वहीं रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एसीएस द्वारा कहा जा रहा है कि अलग से तिथि निर्धारण किया जाएगा और उस तिथि को शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। जरा सोचने वाली बात है कि शिक्षक तो खुद ही अपने विद्यालय में योगदान दे चुके हैं, खुद ही उस तिथि तक कार्यरत हैं जिस तिथि की वो तमाम शिक्षक उस विद्यालय में योगदान करने जाएंगे। तो आखिर वह कौन सा योगदान होगा? शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन बिंदुओं पर हमारा विश्लेषण कहता है कि निश्चित रूप से 3 प्रकार के कार्य बिहार सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, जो शिक्षकों के लिए आगे चलकर समस्याएं खड़ी कर सकती है। वह तीनों ही प्रकार के कार्य के अंतर्गत हम आपको बता दें कि राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को तो प्रदान कर दिया गया, इसमें कहीं से कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि एसीएस ने यह बातें कह डाली हैं कि आज के बाद से तमाम शिक्षक राजकर्मी कहलाएंगे, मान लिया जाता है ना, इस चीज को लेकर के। तो राजकारणातील प्रथम कार्य के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को नई सेवा में परिणत कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण का ही मतलब होता है कि आपको नए सिरे से नए पद पर योगदान करना है, जो कि स्पष्ट ही एसीएस द्वारा कह दी गई है कि एक अलग सी तिथि का निर्धारण किया जाएगा और उस तिथि की अवधि में आपको एक बार फिर से विद्यालय योगदान करना होगा। तो ये तो स्पष्ट हो गई कि आप बिल्कुल ही नई सेवा में जाएंगे, आपको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात की माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस विद्यालय में आप होंगे उसी विद्यालय में रहकर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो उसी विद्यालय में आखिर कैसे रहकर योगदान करेंगे? तो इसके तहत यह स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से शिक्षकों को उनकी पूर्व की सेवा से त्यागपत्र देना होगा। शिक्षा विभाग इन्हीं नीतियों पर काम की है, क्योंकि आप उसी विद्यालय में कार्यरत हैं और शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कह दी है कि एक बार फिर से आपको योगदान करना है। कोई और विद्यालय होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, आप बिना योगदान के ही चले जाते, लेकिन सेम विद्यालय होता है, इसका मतलब यह होता है कि निश्चित रूप से आपको पूर्व की सेवा का त्यागपत्र देना होगा और उसके बाद आप भी उसी विद्यालय में योगदान कर लेंगे।
तो शिक्षा विभाग संभवतः शिक्षकों को पूर्व के पद को त्याग पत्र देने के लिए ऐसी रणनीति का निर्माण की है, और ऐसा करने से शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाएगा, उनकी सेवा वहीं पर टूट जाएगी। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों के लिए कहा गया है कि फिलहाल आप उसी विद्यालय में रहेंगे, यानी आप उसी विद्यालय में योगदान कर आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, आप राज्यकर्मी हो जाएंगे। लेकिन ये वर्षों वर्ष के लिए नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक विशेष शिक्षक बनने के बाद उसी विद्यालय में कार्यरत रह जाएंगे। उसके बाद निश्चित रूप से तमाम सभी कोटियों के शिक्षकों का एक साथ ही स्थानांतरण किया जाएगा, जिसमें बीपीएससी शिक्षक भी होंगे, उसके बाद नियमित कोटि के शिक्षक भी होंगे और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक भी होंगे। रह गई बात कुछ और शिक्षक बंधुओं का कहना है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग साल भर या 2 वर्षों के बाद संभव हो सकती है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अगर बिहार सरकार के द्वारा सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए विचार गया है तो तमाम बीपीएससी शिक्षक इन बातों को गांठ बांध लें कि बिहार सरकार आपको स्थानांतरण पर भी विचार करेगी। ऐसी बात नहीं है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्णतः रोक दी गई है। आपको मालूम होगा कि यह तो एक दिन पहले ही कह दिया गया था कि स्थानांतरण का निर्माण एक बार फिर से किया जाएगा। निश्चित है कि एक बार फिर से किया जाएगा। वह कैसे किया जाएगा? तो वही जिस आधार पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक्स लगाया गया है, बस उन्हीं बिंदुओं पर सफाई पेश की जाएगी। उन बिंदुओं पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो, यही बिंदुओं पर शिक्षा विभाग कार्य करेगी और वह स्थानांतरण होगा, क्योंकि पदस्थापन शिक्षकों का अपने ही विद्यालय में हो चुका होगा। तो दोस्तों, उस वक्त जो स्थानांतरण होगा वो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ही एक समान, किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट द्वारा इन बिंदुओं पर ही टिप्पणी की गई है कि आखिर महिला शिक्षकों और पुरुष शिक्षकों में लैंगिक भेदभाव क्यों अपनाया जा रहा है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत भाषाई शिक्षा से संबंधित भी बिंदु आते हैं। निश्चित रूप से शिक्षकों का अगर अनुमंडल पार के विद्यालय में भेजा जा रहा था तो हर क्षेत्र में हर प्रकार की मातृभाषा होती है और छात्रों को उनके ही भाषा में शिक्षा दें, तो इसके लिए सुदूर इलाकों से अगर शिक्षक जाएंगे तो उनकी भाषा में शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था। ऐसी नीति का निर्माण किया जाए ताकि छात्रों को उनके ही भाषा में शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव किसी भी सूरत में नहीं अपनाया जाना चाहिए। तो इस आधार पर महिला और पुरुष सभी संवर्ग के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण हेतु एक ही नीति का निर्धारण किया जाएगा और वो होगा पंचायत स्तर के विकल्पों का चुनाव। यह तो निश्चित है कि महिला शिक्षकों के लिए अपना पंचायत छोड़कर बगल के पंचायत का चुनाव हेतु ऑप्शन दिया गया था, तो अब इससे ऊपर नहीं किया जा सकता है। रहेगी बात पुरुष शिक्षकों के लिए, तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए भी उन शिक्षकों को पंचायत का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये तो यह बातें हो गई, लेकिन मेरा विश्लेषण कहता है, एक और बातें कहती हैं कि निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ शिक्षकों को दिया जा सकता है और वह ऐच्छिक स्थानांतरण इस रूप में होगा कि आपको विद्यालय का चुनाव का मौका दिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्थानांतरण हो तभी आप स्थानांतरण ले सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप स्थानांतरण नहीं ले सकते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट हो गया कि शिक्षक अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक बनकर वर्षों वर्ष तक नहीं रहेंगे, उनका भी स्थानांतरण होगा।